नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धृति क्लासेस में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा चेंज है सीबीएसई की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है फ्रेमवर्क वो रेडी हो रहा था, सारे डिटेल्स वगैरह रेडी हो रहे थे, जो रेडी हो चुका है। और फाइनली जो हमारे पास वो एनसीएफ, नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन 2023 का गाइडलाइंस आ चुका है। और इस गाइडलाइंस के तहत जो हम लोग को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो सब चेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब इसमें जो है चेंजेस सारे क्लासेस में हुए हैं, लेकिन नाइन्थ में भी फिलहाल हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि नर्सरी से लेकर के यूकेजी तक, जो KG1 KG2 आ चुका है, किंडरगार्टन, यहाँ से पहला शिफ्ट होता है जो क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक चल रहा होता है। फिफ्थ तक पहला शिफ्ट यहाँ आता है। उसके बाद जो शिफ्ट आता है या जंप आता है वो आता है सिक्स्थ से लेकर के एट्थ तक का। लेकिन अब जो जंप आता है वो 9-10th का जंप आता है, जो कि रियल मायने में काफ़ी बड़ा जंप है। और इस जंप के बारे में बहुत बड़े चेंजेस ला दिए हैं सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने, और नए गाइडलाइंस के तहत में बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, बुक्स सारे बदल जाएंगे। तो क्या चेंजेस है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कमर कस लीजिए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए है क्या कि इसमें जो आपको ज़्यादा फोकस किया गया है इंडियन, मतलब पहला जो फोकस किया गया है वो इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है उस पर फोकस किया गया है। यानी हमारा जो पास्ट है, या यूँ कहूँ कि जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको जो है यहाँ पर इंटरकनेक्ट किया गया है हर सब्जेक्ट में इसको इंटरकनेक्ट किया गया, ताकि जो बच्चा इंडियन थिंकर्स, इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में नहीं जानता था, उसको अब वो जाने। जो मैकॉले भाई साहब जो है वो अंग्रेज़ की तरफ से जो है ऐसा बना के चले गए थे कि आपको जो है नीचा महसूस हो, वो नीचा वाला जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो सके, उसके बारे में पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या ट्राई किया गया है? दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ट्राई किया गया है कि आपको जो भी चीज़ें हो वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, या यूँ कहो कि इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स चूज़ किए गए हैं। इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स में क्या मतलब कि आपको अब सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ बायो या सिर्फ मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ना है, या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस। आपको अब हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। जो मैं कई दिनों से जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे, उनसे मैंने कई बार बोला है कि कभी भी आगे चल करके आपको सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आता है, मतलब सिंगुलरिटी में कोई चीज़ नहीं होगी यहाँ पर, कोई भी सिंगुलरिटी में सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको जो भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो आपको सारे इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। तो उसका खास ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तीसरा ध्यान यहाँ रखा गया है कि रोट लर्निंग को हटाया जाए। रोट लर्निंग जो चला आ रहा है कि बच्चा बस पढ़ता है, एग्जाम में लिख करके आता है, पास कर जाता है, काम खत्म। समझा नहीं समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समाज में देश के लिए उसने कुछ किया या नहीं किया, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ गायब हो जाता है। तो चलिए उसके बारे में लोग पूरा मैंने फ्रेमवर्क लेकर के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे फ्रेमवर्क में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास यूँ कह लीजिए कि जो सब्जेक्ट के पैटर्न्स हैं वो कैसे कैसे ध्यान रखे गए हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास जो है क्लास 9th का जो है पार्ट 2 है, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़ की बात की गई है। तो क्या है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, वो हम लोग देखते हैं जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एनसीईआरटी के द्वारा ये भी जो है ड्राफ्ट दिया गया है। अब देखिए कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे। वो पहले सब्जेक्ट्स के पैटर्न आप समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा। यहीं से पहले चेंजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या है भैया वो चेंजेस? लेट मी जस्ट गेट बैक टू इट। इसमें तो वही बात बताई गई है कि आपको किस किस एज ग्रुप के हिसाब से किस क्लासेस में रहेंगे। 3 से 8 ईयर्स वाले कौन से क्लासेस में रहेंगे, 8 से 11 साल वाले किस क्लास में रहेंगे, 11 से 14 वाले, 14 से 18 वाले, वो क्लासेस बांटे गए हैं। तो मैं उन डिटेल्स में जाऊँगा। चलिए आ गए यहाँ पर। अब आपको देख लीजिए यहाँ पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ 3 लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। एक तो जो आप पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, वो पढ़ना है। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं इन लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदी उर्दू ले लीजिए, हिंदी संस्कृत ले लीजिए, या कोई भी दूसरी और इंडियन जो लैंग्वेजेस है वो आपको पढ़ना है। मैथ, साइंस, एसएसटी तो चल ही रहा था, इसमें बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं, आप इसको ध्यान से रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी करके अलग कॉन्सेप्ट ऐड ऑन किया गया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। बाकी तो था ही, वोकेशनल कोर्स से पहले भी था, आर्ट्स वगैरह पहले भी था। लैंग्वेजेस से मैंने बताया 3 लैंग्वेजेस आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो बात करेंगे। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है सीबीएसई।
या यू कहो एनसीईआरटी। इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ाई का यूज़ क्या समाज में कर पा रहे हैं, खुद के जीवन में कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ किस चीज़ की बात की गई है, यहाँ बात की गई है कि पर्सनल आइडेंटिटी बच्चे को समझ में आ रही है, उसको खुद के रिलेशनशिप समझ में आ रहे हैं, इमोशंस। बच्चे आजकल जो है थोड़ी थोड़ी बात पर जो है कह लीजिए कि सुसाइड कर ले रहे हैं, अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं। वो इमोशंस कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रहे हैं कि नहीं, एथिकल पार्टिसिपेशन उनका जो है फैमिली में कैसा है, कम्युनिटी में कैसा है, पब्लिक स्पेसेस में कैसा है, समाज में जाते हैं तो कैसे रहते हैं, फैमिली में रहते हैं तो कैसे रहना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो जब भी जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस जब वो बढ़ते हैं तब कैसा आ रहा है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस कैसे है, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ, डिग्निटी कैसे वो मेंटेन करते हैं, एम्पैथी उनके लिए क्या है, कोऑपरेशन क्या है। मतलब कि एक बच्चे का जो पूरा साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो चलिए बहुत तेज़ी से हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ, और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे बताना है। तो साइंस में आपको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे मैंने बताया कि सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक आपको जो है अर्थ साइंसेज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। क्या है वो अर्थ साइंसेज के बारे में, वो हम लोग देखते हैं तुरंत। तो चैप्टर्स हमारे पास क्या क्या आ रहा है वो चैप्टर्स की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं सीधे चैप्टर्स की तरफ चलता हूँ। आपको जो है ये सारे तो चलो टीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर टीचर्स को भी बहुत ध्यान रखना है। चैप्टर्स कम चेंज हो चुके हैं, आपको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना होगा क्योंकि रोट लर्निंग चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पर ध्यान देना होगा। बच्चों को तो ध्यान देना ही है। तो अभी भी बहुत सारे बच्चों के जो है 9th वगैरह के 8th वगैरह के जो है क्लासेस चल रहे हैं। 10th का अभी तक अपडेट नहीं आया है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो अभी तक अवेटिंग है। देखते हैं क्या होता है उसमें। तो कहाँ चलेगा ये, चलिए जी। तो सेल पहले भी था, सेल अभी भी है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हटाए गए हैं, बाकी सेल अभी भी। टिश्यू पहले भी था, टिश्यू अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाइए। चलिए मेजर चेंजेस आपको यहाँ आ गया। रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th में हुआ करता था और 8th में हुआ करता था, ठीक है। अब 9th में आ गया है रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि 8th में भी अभी आपने जो है इसको कवर अप कर ही लिया था। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो आप 9th में पढ़ाया जाएगा। आगे आ जाइए। डाइवर्सिटी चैप्टर में आपको जो है प्लांट किंगडम वगैरह जो है ऐड ऑन किया गया है वापस से। ये सारे टॉपिक्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, ठीक है जी। मिक्सचर वाला चैप्टर पहले से भी था, अभी भी है। मजेदार टॉपिक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले भी था, अभी भी है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे दूँ पहला सरप्राइज, दे दूँ क्या आपको? तो ले लीजिए पहला सरप्राइज। अभी तक जो मीम चल रहा था कि पेड़ के नीचे से सेब गिरा, न्यूटन बैठा हुआ था, वो ला दिया ग्रेविटेशन, तो वैसे तो अच्छी बात नहीं है, बट मुबारक हो आपके लिए कि ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। अब न्यूटन भाई साहब जो सेब गिरा था उनके सर के ऊपर और ग्रेविटी उन्होंने बता दी थी, वो कॉन्सेप्ट जो है आपका खत्म हो गया। अब आपको ये ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया, बस उसके थोड़े मोड़े मास और वेट वगैरह कॉन्सेप्ट्स एड ऑन अभी भी हैं, बट टॉपिक हटा दिया गया। चलिए आ गया पहला इंपॉर्टेंट, अर्थ एज अ सिस्टम। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग भी हटा दिया गया है। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो पहला चैप्टर था वो भी हटा दिया गया है। तो इसमें अर्थ के बारे में क्या पढ़ना भैया? सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सोलर रेडिएशन का अर्थ के सरफेस पर क्या असर होता है, डिफरेंशियल हीटिंग क्या होता है। मतलब अर्थ और अर्थ के आसपास से रिलेटेड, सन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये नया चैप्टर एड ऑन हुआ है। आज ही आगे मोशन तो पहले भी था, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पहले भी था, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ आ जाइए। यहाँ आपको जो है वर्क एनर्जी पहले भी था, अभी भी है, सिंपल मशीन्स ऐड किया गया। वर्क एनर्जी पहले भी था, अभी भी है, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी सब कुछ था, कंजर्वेशन पावर सब कुछ था, सिंपल मशीन्स ऐड किया गया। इसमें आपको पुली, इंक्लाइन प्लेन, लिवर, ये आपको 6th-7th क्लास में जो पढ़ते थे ये चैप्टर ऐड हो गया है, सिंपल मशीन्स, ठीक है जी। आगे आ जाइए। साउंड पहले भी था, अभी भी साउंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये था साइंस का बात। अब दिल थाम के बैठिएगा, मैथमेटिक्स की बात आ रही है और मैथमेटिक्स में सरप्राइजेस बहुत सारे हैं। मैथमेटिक्स में सरप्राइजेस ढेर सारे हैं। सबसे पहले तो फोकस करने को ये बात कही गई है, फोकस करने को ये बात कही गई कि आपको जो है रोट लर्निंग इसमें भी नहीं करना है कि फॉर्मूला रटे बैठे हुए हैं, फॉर्मूला रटे जा रहे हैं और जो है उसके बारे में आपको जो है फोकस रखना है कि बच्चा फॉर्मूला रट करके सिर्फ ना बैठा रहा है। उसका अंदर का ये क्लियरली बताया गया है फ्रेमवर्क में कि जो फियर ऑफ मैथमेटिक्स है,
फियर ऑफ मैथमेटिक्स है उसको जो है दूर करना है, जो समाज ने, सीनियर्स ने, टीचर्स ने, जूनियर्स ने, पेरेंट्स ने, सबने मन में बैठा दिया है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स बहुत मुश्किल है, उसको ख़त्म करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो कैसे कही गई है, क्या चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसको हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि इंडियन जो है थॉट प्रोसेस इसमें ऐड किया गया, इंडियन मैथमेटिशियंस को इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ऐड किया गया। चलते सीधे हम लोग चैप्टर्स की तरफ चलते हैं हम लोग सीधे। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिनोमियल्स पहले भी था, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर सिस्टम पहले भी था, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पहले भी था, अभी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ आ जाइए। हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स ठीक है, पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भैया, ये मज़ेदार बात आ गई, जो 2010-9 के पहले ख़त्म हो चुका था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली बात तो एपी वगैरह जो है वो 10th में था, अब जो है 9th में आ गया है। चलो आगे आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो काफ़ी समय से हटा हुआ था। आई थिंक 2009 या 8 से जो है ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को वापस ऐड किया गया, मतलब रिक्लेमिंग और मैथमेटिकल सिलेबस को जो इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब सीक्वेंसेज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे जो आपको पढ़ने होंगे। टावर ऑफ हेनिपजल एक टॉपिक इसमें ऐड ऑन किया गया है। ट्रायंगल वगैरह के बारे में पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ और आगे आएंगी, जैसे मेंसुरेशन और एरिया ऑफ पेरीमीटर है। तो अभी तक आप पढ़ते थे कि हाँ हेरॉन्स फार्मूला है, अब आपको पढ़ना है कि हेरॉन्स फार्मूला आया कहाँ से है। वो आया है बौधायन के सलभ सूत्रों से। बौधायन के सुलभ सूत्रों से जो है हेरॉन्स फार्मूला आया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको ब्रह्मगुप्त के जो फार्मूला है उसके बारे में पढ़ना है। ब्रह्मगुप्त का जो है क्वाड्रेटल से रिलेटेड कैसा क्या थ्योरम था, क्या फार्मूला था, उसको पढ़ना। मतलब इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में आपको जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इंडियन मैथमेटिशियंस बहुत मज़ेदार होगा, टॉपिक्स बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। ठीक है, पहले भी था ये क्वाड्रिलेटरल्स, पहले भी था, अभी भी क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल्स पहले भी था, अभी भी कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बात क्या है वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यहाँ है, मैंने बोला था ना कि कुछ भी पढ़ाई अब जो है सिंगुलरिटी में नहीं चलेगा। अब कह रहा है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो भी कल्चरल मोटिव्स थे, मोटिव्स मतलब डिज़ाइन, तो पहले जो है घड़ा में, या यूँ कह लीजिए कि कटोरी में, थाली में, दीवारों पर, एंशिएंट टाइम्स में जो भी डिज़ाइंस बनते थे उनका सर्कल से क्या रिलेशन है। जैसे धर्म चक्र में सर्कल का क्या योगदान है, अशोक चक्र में सर्कल क्या काम कर रहा है, सुदर्शन चक्र में सर्कल कैसा है, क्या सेक्टर्स बन रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको मैथ्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अभी मैथ्स आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, फॉर्मूला बनाया जा रहा है। अब आपको मैथ्स दिखना चाहिए आसपास, अपने जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको मैथ्स दिखना चाहिए, ऐसा कोशिश किया गया है। और हम लोग पढ़ेंगे भी, ऐसा चिंता करने की बात नहीं है। लिनियर इक्वेशन पहले भी था, मेंसुरेशन पहले भी था, अभी भी है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मजेदार टॉपिक यहाँ आ रहा है, झटका देने वाला। आपको झटका देने वाला क्या है? झटका देने वाला चलिए देखते हैं। झटका देने वाला ये है कि अब मैथमेटिक्स 2 पेपर होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, मैथमेटिक्स अब 2 पेपर होंगे। एक प्रोफिशिएंसी लेवल, जिसको आप बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पर समझ सकते हैं। सर ये तो पहले भी था। सुनो तो ज़रा, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, सबको देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब मैथ्स में पहले कॉन्सेप्ट चलता था, उसको वापस ले आया गया है। एक तो हो गया जिसको आप प्रोफिशिएंसी लर्निंग वाला कह रहे हैं, जिसको मैं एक तरह से बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पर आपको कह दूँ। दूसरा है एडवांस्ड मैथमेटिक्स को आपको ऑप्शनल रखा गया है। ऑप्शनल, कोई बच्चा चाहे तो ले सकता है। और इसमें विशेष ध्यान ये बात कहा गया कि जो बच्चे या पेरेंट्स चाहते हैं कि आगे चल करके IIT JEE वगैरह का जो प्रिपरेशन करना है, या मैथमेटिक्स ही उनका कोर सब्जेक्ट रखना है, तो वो ऑप्शनल एडवांस ले सकते हैं। जब मार्किंग आएगी या मार्कशीट आएगा, उस मार्कशीट में जो है क्लियरली अलग से मेंशन किया जाएगा कि उन्होंने एडवांस में कितना मार्क्स कवर किया और प्रोफिशिएंसी बेस्ड में कितना कवर किया है। अब रही बात क्या इसके लिए अलग से बुक होगी, तो जी नहीं, अलग से कोई बुक नहीं होगी। इसका जो है सेम बुक होगा, बस कॉन्सेप्ट थोड़े से डीपर होंगे, क्वेश्चंस थोड़े से डीपर होंगे। कैसे डीपर होंगे मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर ये देखिए, जो प्रोफिशिएंसी लेवल वाले होंगे उसमें इजी 25% क्वेश्चन होंगे, मीडियम 50% और डिफिकल्ट 25%। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है। मजेदार बात यहाँ देखिए, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात। जो बच्चा एडवांस ले रहा है वो तो ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल उसकी बढ़ जाएगी। उसमें इजी 25%, 15% क्वेश्चन रहेंगे, मीडियम 25% और डिफिकल्ट 60% क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहेंगे। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कैसा लिया जाएगा, लेट मी टेल यू कि वो जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थोड़े से डिटेल वाले होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से डिटेल वाले होंगे। कहीं पर आपको यहाँ पर मिलना चाहिए थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। हाँ ठीक है,
थोड़ा सा जो सब्जेक्ट, लेट मी चेक अगर आगे हो कहीं, ठीक है, बुक सेम रहेगा, बुक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसमें आगे कहीं छूट गया होगा। अब आते हैं सोशल साइंसेस। इसमें तो बहुत चेंज किया गया है, बहुत बड़े चेंजेस, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो गायब, वर्ल्ड हिस्ट्री तो गायब है। नो फ्रांस, नो रशिया, नो जर्मनी, सब खत्म। कोई यूरोप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, पूरा फोकस इंडियन हिस्ट्री पर, इंडियन हिस्ट्री के आसपास घूमता रहेगा पूरा। और इसमें भी अर्थ वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स ऐड ऑन किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि इसको भी इंटरडिसिप्लिनरी बनाया गया है कि आपको सिर्फ एसएसटी पढ़ रहे हैं या सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। चलते हैं चैप्टर्स की तरफ, बिना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हुए। लेकिन याद रखिएगा, बुक्स सारे नए लेने होंगे। जाकर के दीदी भैया को मत बोलिएगा कि आपका 9 तो हो गया, मुझे बुक दे दीजिए। जो भी बच्चे ऐसा करते हैं, अच्छी आदत है, बट अब नहीं चलेगा। सारे बुक्स नए लेने होंगे, टीचर्स को नए तरीके से पढ़ना होगा। और आपको अगर नए तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, मैं खुद सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छे से आपको जो है समझाता हूँ, ऐसा बच्चों के द्वारा ही कहा गया है। तो आप जो है ज़रूर 3 क्लासेस पहुँचे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही। चलिए, आज ही हमारे पास चैप्टर्स क्या आ रहा है। ये सबसे मज़ेदार टॉपिक यहाँ पर आपको आया। मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि कहीं पर ये बताया नहीं जाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, खासतौर पर सोशल स्टडीज़, क्योंकि सोशल स्टडीज़ काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट माना गया है। मेरा सौभाग्य रहा है, बच्चों की कृपा रही है, बच्चों का प्यार रहा है कि सोशल स्टडीज़ के को जो है इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना है पहले कि सोशल स्टडीज़ है क्या, व्हाट इज सोशल स्टडीज़। इसमें हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है। जब आप सब्जेक्ट्स के बारे में ही नहीं जानिएगा तो चैप्टर्स क्या पढ़िएगा। तो पहला आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर रखा गया है। दूसरा आगे अर्थ के शेप के ऊपर, जिसमें जो आपको उधर भी आपको प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह जो पढ़ना था अर्थ साइंसेज में, यहाँ पर भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अर्थ साइंसेज में। आज ही आगे एटमॉस्फेयर पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये मजेदार चैप्टर है। ये पहले जूनियर क्लासेस में रहता था और सीधे 11th में चला आता था। यानी आपको अर्ली ह्यूमंस के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि कल्चरल डेवलपमेंट 2 मिलियन साल पहले से अभी तक कैसा हुआ, अर्ली ह्यूमंस कैसे थे, उनका जो आर्कियोलॉजिकल एजेस क्या थे, ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन है, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज क्या है। ये जितने भी आपको जो हड़प्पा और क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है। इसके साथ साथ उसी समय मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज सिविलाइजेशन चल रहा था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है जी। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हिस्ट्री या ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना है। स्टेट एंड सोसाइटी, ये भी नया चैप्टर आपको नए तरीके से ऐड किया गया। वैदिक एज के बारे में पढ़ना है। देखिए, आपको यही बताया गया होगा ना कि वर्ल्ड में जो है पहले डेमोक्रेसी यूएसए में आया, फ्रांस वगैरह में आया, हम तो बहुत बाद में आए। जी नहीं, वी आर द एंशियंट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। एंशियंट, जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं चल रहा था तब से हम डेमोक्रेसी थे, तब से हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते थे, तब से हमारे यहाँ इलेक्शंस होते थे। उसको रिक्लेमिंग आवर पास्ट। तो वैदिक एज में ज्योग्राफी कैसी थी, ज्योग्राफिकल टेक्स्ट कैसे थे, रिचुअल्स कैसे थे, पॉलिटिकल ऑर्डर्स क्या थे, इंस्टीट्यूशंस क्या थे, सोशल ऑर्डर्स क्या थे, कैसे चल रही थी ये सारे एम्पायर्स, वहाँ के स्ट्रक्चर्स कैसे चल रहे थे। नॉलेज के लिए वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, क्या हम पढ़ भी रहे थे। जैसे हमको बताया था कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, अंग्रेज आने के बाद तुमने पढ़ाई शुरू किया। ये जो झूठी अफवाह फैलाई गई थी। एजुकेशन हेरिटेज क्या, इंस्टीट्यूशंस क्या काम कर रहे थे, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या चल रहे थे, ट्रेडर्स क्या काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस टॉपिक में ऐड की जाएगी। डेमोक्रेसी पहले भी था, अभी भी है डेमोक्रेसी। इलेक्शंस पहले भी था, अभी भी इलेक्शंस, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे चेंजेस लाए गए हैं। आपको यहाँ पर बहुत बेसिक्स पहले इकोनॉमिक्स के समझने हैं, उसके हिसाब से आप इकोनॉमिक्स को आगे बढ़िए। इकोनॉमिक्स भी बहुत नए सब्जेक्ट्स लगने लगते हैं बच्चों को जब 9th में वो आते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइस पजल ऐड किया गया है। इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया कि डिमांड सप्लाई क्या होता है। आपको जो है जो टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते हो उसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हो, पढ़ तो लेते हो, रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स का। और इसमें बहुत अच्छा चैप्टर एक आएगा लास्ट में, बने रहिएगा उसके लिए। तो क्या इसमें जो है लग्जरी गुड्स को आप कैसे कंट्रोल करते हो, पेरिशेबल आइटम्स को कैसे कंट्रोल करते हो, जब महंगाई बढ़ती है या जो है कीमत बढ़ती रहती है तो आप कैसे मैनेज करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है प्राइस पजल में। आगे आ जाइए, ओशंस के बारे में। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मैंने बताना भूल गया कि सोशल स्टडीज़ को 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 सोशल स्टडीज़ और पार्ट 2 सोशल स्टडीज़। अभी हम देख रहे थे पार्ट 1 का सोशल स्टडी, अभी है पार्ट 2 का सोशल स्टडी, जिसमें ओशंस और ओशंस के लाइफ से रिलेटेड बताया गया है। मैरीन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ओशन रिलीफ्स क्या है, ओशन के चेंजेस, सी बेड्स जैसे कहाँ पर क्या क्या है, उनके से रिलेटेड फिशिंग, लाइवलीहुड्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स और सुनामीज क्या होते हैं, इंटरनेशनल लॉज क्या करते हैं इसके ऊपर। अर्थ के ऊपर जो है फॉरेस्ट वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। ये पहले भी था, टॉपिक्स नाम बदल दिया गया है। ये वापस से देखिए, मिडिवल हिस्ट्री घुसा दिया गया भाई साहब। इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस 1000 CE से 1700 CE, ये मिडिवल हिस्ट्री का हिस्सा है। मिडिवल हिस्ट्री
तो मिडिवल हिस्ट्री को इसमें ऐड कर दिया गया है कि हमारी सॉवरेनिटी को कैसे हम सेफगार्ड करते थे, रेजिस्टेंस क्या आते थे, कौन से अलायंसेस चल रहे थे, कौन से कॉन्फेडरेशन ने बनाया था। सिर्फ यही नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, उस वक्त भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति मूवमेंट कैसे काम कर रहा था, फोर्ट जो बने थे वो कैसे थे, फोर्टिफिकेशंस हो रहे थे तो कैसे फोर्टिफिकेशंस हो रहे थे। ये सारी चीज़ों को जो आपको एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टेट, इंडियन इकोनॉमी जैसे आपने पढ़ा होगा कि 7th वगैरह पढ़ा होगा पालाज के बारे में, तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये सब हमें कभी बताया नहीं जा रहा है ना, ये भी तो समस्या है। उसके बाद आपको जो है 1900 BCE बिफोर कॉमन एरा से 1200 CE यानी एंशियंट जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री। एक तो उधर आपको क्या बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वाला एज की बात हो रही है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है 1900 BCE से। इसमें हम ट्रेड कैसे करते थे, मेसोपोटामिया के साथ कैसे ट्रेड करते थे, ग्रीस के साथ कैसे करते थे, रोमन एम्पायर के साथ कैसे, चाइना के साथ कैसे, साउथ ईस्ट, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री भी डाला गया है, मिडिवल हिस्ट्री भी डाला गया है, आपको जो है प्री हिस्ट्री भी डाला गया। क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। उस वक्त इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या काम कर रहा था, हमें तो पता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है। डाल्टन आया तब हमें थ्योरी बताया, डार्विन आया तब हमारे पास सारी थ्योरीज आई, तो उसके बारे में हम मेडिसिन में क्या काम करते हैं, मैथमेटिक्स में क्या काम करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में क्या काम करते हैं, रिलीजन में क्या काम कर रहे थे, ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़नी होंगी। मज़ेदार आएगा, मज़ा आएगा, चैप्टर मज़ा आएगा। ये देखिए अगेन नया कॉन्सेप्ट ऑथोरिटी। ऑथोरिटी में आपको इंडियन रूट्स बताया गया कि भैया कौटिल्य ने क्या बताया था ऑथोरिटी के बारे में, सरकार कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। शुक्र नीति दंड में क्या बताया गया था, न्याय क्या होता है, बल क्या होता है, जस्टिस, दंड, डिसिप्लिन क्या होता है। एंशियंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट्स जो कह लीजिए कि बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनको आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था जस्टिस का, सिक्योरिटी का, एंशियंट टाइम्स में क्या हमारे पास जस्टिस थी, रूल्स रेगुलेशन थे, रूल ऑफ लॉ था, कोर्ट था, हमें तो बताया गया नहीं था। वही परिणाम लोगों की था या नहीं था। उसके अलावा टाइप्स ऑफ अथॉरिटी क्या क्या थे उस वक्त, इलेक्शंस कैसे होते थे, रूल ऑफ सिटीजन क्या था, सब कुछ था जो आपको अभी तक आपसे छिपाया गया था। अब देखिए मॉडर्न देश बदल रहा है तो सिलेबस भी तो बदलना चाहिए। स्टार्टअप्स, यू कैन नॉट इमेजिन, जो मैं कई बार ऑफलाइन बच्चों को बताया हूँ कि हमारा जो सिलेबस है या एजुकेशन जो ढांचा है वो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अभी भी उसी पुराने ढर्रे में चले आ रहे थे, पुराने तरीके में चले आ रहे थे जो सदियों से चला आ रहा है। सारे दुनिया के देशों ने अपने सिलेबस को अपग्रेड कर लिया है, हम ही बस पीछे रह गए थे। नाउ वी आर अपग्रेडिंग इट। सो इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट कभी आता था सिलेबस में किसी भी क्लास में? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, एमएसएमई क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या होते हैं, कैसे उसको बच्चे शुरू कर सकते हैं, जो है स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे आप बिजनेस शुरू, आप समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा चेंज सिलेबस में लाया जा रहा है। और सबसे मजेदार तो मेरे लिए ये चैप्टर है, सबसे मजेदार, जो मैं बहुत सालों से बच्चों को कह रहा था कि हमारे स्कूल्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है लेकिन फाइनेंसेस के बारे में, मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। सर पढ़ाया तो जाता था चेकबुक क्या होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। हाउ टू हैंडल मनी, पर्सनल फाइनेंसेस कैसे हैंडल करे, कितना कमा रहे, कितना खर्च कर रहे, कितना बचाना है, कहाँ बचाना है, सेफ तरीके क्या होंगे बचाने के, ये हमें जब तक पता चलता है तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं, तो ये ध्यान रखा गया। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेली लाइफ में कैसे करना चाहिए, इन्फ्लेशन आता है तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, बजटिंग कैसे करनी चाहिए, अलग अलग सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के मेथड्स क्या हैं, कैसे आप एफडी में काम कर सकते हैं, स्टॉक्स डाल सकते हैं, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न इंडिया, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न इंडिया। सिलेबस बदलेगा तो बच्चों के सोचने के तरीके चेंजेस होंगे और इस प्रकार ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कि हमें जो है कितना बड़ा शिफ्ट चेंजेस आए हैं आपको सिलेबस में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो है बहुत बड़ा चेंज आया है सिलेबस में। 8th में भी चेंज आया है, 7th में भी आया है, बट मैं फिर भी 9th को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थॉट प्रोसेस अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। 10th का अभी तक अपडेट नहीं आया है, स्टे ट्यून्ड। और आपको भी अगर इस नए कॉन्सेप्ट को, नए सिलेबस को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जो रूट तक आपको समझा सके, ब्रेन के अंदर पावर को बैठा सके, सोचने की ताकत। देखिए टीचर वो नहीं होता है जो आपको पढ़ाए, टीचर वो होता है जो आपको पढ़ना कैसे है वो सिखाए। और हम 3 क्लासेस में इंश्योर करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है ये पता हो, रोट लर्निंग नहीं हो सकता है कि जो टेस्ट वगैरह होंगे, एग्जाम्स वगैरह होंगे, उसके भी पैटर्न बदलने वाले, आने वाले समय में और अपडेट्स आएंगे। सो धृति क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और हम आपको ये सुनिश्चित करेंगे कि आप एक बेहतर भविष्य, बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बन करके देश के लिए खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।